Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. और हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो थी उसमें हमने चैप्टर 1 ऑलमोस्ट चैप्टर 1 की जो थ्योरी है कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज नहीं अभी की, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो प्रीवियस हमारे लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट यील्ड। हमने सीखा यील्ड क्या है, इसके साथ साथ हमने सीखा कि दो तरह की यील्ड है, एक एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल और दूसरी थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल वो जो हम पेपर पे फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो प्रोडक्ट्स मालूम करेंगे वो थ्योरेटिकल यील्ड है। अगर आप डेफिनेशन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिखेंगे डेफिनेशन गलत। और एक्चुअल यील्ड क्या थी कि एक्चुअली अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स बनेंगी वो आपके पास एक्चुअल यील्ड है। उसके बाद हमने क्वेश्चन डिस्कस किया कि वाई एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। उसमें वर्कर की मिस्टेक भी हो सकती है, उसमें जो था वो कोई साइड रिएक्शन भी साथ साथ चल सकता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स कम हो गए, या कोई क्रिस्टलाइजेशन या वेपराइजेशन या कोई इस तरह की रिएक्शन हो तो तब भी हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाती है। अब यील्ड मैंने आपको बताया था कि हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो यील्ड में हमारे पास एक लास्ट जो डेफिनेशन रह गई थी दैट इज़ परसेंटेज यील्ड। तो बेटा मैं परसेंटेज यील्ड से ही आज का काम स्टार्ट करूंगा कि परसेंटेज यील्ड क्या है। वो कहते हैं जी कि रेशो ऑफ एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। मैं पहले डेफिनेशन लिखूं फिर डेफिनेशन के ऊपर डिस्कशन भी करूंगा। तो बेटा जी इसको कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे कि रेशो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड रेशो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड multiplied by 100 is called परसेंटेज यील्ड। हम परसेंटेज यील्ड पढ़ क्यों रहे हैं इसको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डेफिनेशन को एक बार देख लें। देखिए बेटे रेशो कहते हैं जब भी आप कोई से दो वैल्यूज को डिवाइड करें, जब भी आप दो वैल्यूज को डिवाइड करें तो वैल्यूज के डिवाइड के रिजल्ट में जो आंसर आता है वो रेशो है। तो इसका मतलब आप कोई दो वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं और उनका आंसर आपके पास परसेंटेज यील्ड है। इसलिए मैंने कहा जी रेशो है ये। किस किस को आप डिवाइड कर रहे हैं, जो पहले लिखा उसको डिवाइड करते हैं किसके साथ, जो आपने बाद में लिखा। मैं यहां पे y लिख रहा हूं, थ्योरेटिकल यील्ड हो जाएगा जी। जो आपने पहले लिखा तो मैं इसका मतलब अगर फॉर्मूला लिखना चाहूं परसेंटेज यील्ड का तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि परसेंटेज यील्ड ये क्या है, इक्वल है किसके, रेशो के। मतलब आपने डिवाइड कर दिया, जो पहले लिखा उसको डिवाइड किया तो मैं लिखूंगा जी एक्चुअल यील्ड किसके साथ, जो बाद में लिखा दैट इज थ्योरेटिकल यील्ड। और आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज बन गई। तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा जी परसेंटेज यील्ड। हम परसेंटेज यील्ड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट जब भी किसी रिएक्शन की एफिशिएंसी बताते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज यील्ड बताते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई एक रिएक्शन परफॉर्म करवाया, अब आपने देखना है कि उस रिएक्शन की एफिशिएंसी क्या है, मतलब ये कि प्रोडक्ट्स कितने परसेंट मिलेंगे आपको, ठीक है, कितने परसेंट प्रोडक्ट्स मिले आपको या यील्ड कितने परसेंट रही। तो आप क्या करते हैं, आप एक्चुअल यील्ड को डिवाइड करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। कि जनाब हमने तो इतना गेस किया था लेकिन हमें मिला प्रोडक्ट्स इतने मिले,
तो जो आपके गेस्ड या जो थे वो ऑन पेपर आपके प्रोडक्ट्स थे उन्हें और एक्चुअल प्रोडक्ट्स को आपने कंपेयर किया, मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो आपके पास अब जो यील्ड आ रही है दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड हमें किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी बताती है कि कोई रिएक्शन कितना एफिशिएंट है। ठीक है, तो बेटा ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, थ्योरी थी ये सारी। अब हम नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो साथ साथ रहिएगा बेटे, एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मिस करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप डेली का काम, स्पेशली एक्सरसाइज का, आप डेली देखें ताकि क्वेश्चन आपके लिए आसान रहे। मैं कुछ क्वेश्चन खुद करवाऊंगा, लेंथी एक्सरसाइज है, ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें एक क्वेश्चन के 9 to 10 पार्ट्स भी हैं। तो इट मीन्स सारी एक्सरसाइज को टच करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, जो उस तरह के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, तो वो आप खुद से भी करेंगे सोल्व साथ साथ। ठीक है, तो एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 ही है डायरेक्ट, ये सॉरी 1 है, एमसीक्यूज़। तो बेटे एमसीक्यूज़ के बारे में एक बात आप याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस अभी से आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर वो स्टूडेंट जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, या तो वो प्री मेडिकल का स्टूडेंट है या वो प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आप अपना फ्यूचर जो है वो मेडिकल फील्ड में देख रहे हैं। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आप अपना फ्यूचर इंजीनियरिंग फील्ड में देख रहे हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो तब भी आपको यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा, जिसे MD कैट कहते हैं, मेडिकल। ठीक है, और अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो तब भी आपको यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा, जिसे आप ECAT कहते हैं, फर्स्ट लेटर E स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग। तो ये जो टेस्ट आपके होंगे ये MCQs बेस्ड टेस्ट होंगे, और ये MCQ ऐसे नहीं होंगे कि आप एक्सरसाइज के MCQs को बस पता हो आपको कि ABCD आंसर ये हैं और आप सॉल्व करते जाएं, ऐसा नहीं होगा। कंसेप्चुअल आंसर्स होंगे, सारे कंसेप्ट बेस्ड MCQs होंगे। आप अभी से MCQ का आंसर किस तरह गैस करना है अगर सीखना शुरू कर देंगे तो आपके लिए चीज़ें जो हैं वो आसान होती जाएंगी। ठीक है, तो मैं MCQs की तरफ मूव करता हूँ, बुक ले लेते हैं जी हम। तो अगर आप फर्स्ट MCQ देखें तो फर्स्ट MCQ में वो कहते हैं जी कि सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल, अच्छा जी, आइसोटोप डिफर। अब मैंने आइसोटोप्स जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि आइसोटोप्स में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं। जो आंसर आप MCQ आप ओपन करेंगे उससे रिलेटेड आप टॉपिक को ज़रूर देखें। तो मैंने आपको बताया था कि आइसोटोप्स में सिमिलैरिटी क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ये तो आइसोटोप्स में सिमिलैरिटीज़ थी। डिससिमिलैरिटीज़ क्या थी? आइसोटोप्स के मैसेज डिफरेंट थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी। ठीक है, तो मैसेज डिफरेंट थे, तो इसका मतलब मैस पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो बेटा जरा इसके आंसर्स देखिएगा। सबसे पहले वो कहता है जी प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मैस, ये आंसर किसी हद तक ठीक है, आप सारे आंसर्स जरूर देखेंगे। सेकंड वन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, नहीं ये गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलैरिटीज में आता था। इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो डिफर के बारे में पूछा गया, तो इसका मतलब ये भी गलत आंसर है। एक्सटेंट टू विच दे मे बी अफेक्टेड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, नहीं बेटे, तो आपका फर्स्ट आंसर जो है वो बेस्ट आंसर है, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मैस। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया मैंने, विच इज MCQ बेस्ड है, और इसका जो पहला MCQ है इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ जी A। ठीक है, इसका हिंट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपने क्या देखना है, आपने लेक्चर में से सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज वाला टॉपिक देखना है। सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज कहाँ पर? जब मैंने आपको आइसोटोप्स पढ़ाया था वहाँ पर। तो अगर आप उस टॉपिक को एक बार पढ़ेंगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब आपने वो स्टेटमेंट बतानी है जो कि गलत है। ठीक है,
आइसोटोप विद इवन एटॉमिक मैसेज आर कंपैरेटिवली अबंडेंट, बिल्कुल ठीक है। ऐसे आइसोटोप जिनके एटॉमिक नंबर इवन होंगे वो अबंडेंट होते हैं, और ऐसे आइसोटोप जिनके मैसेज जो है वो आपके पास इवन है उनकी तादाद ज़्यादा होती है, और वो आइसोटोप जिनके एटॉमिक नंबर इवन है उनके उन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। सेकंड इंफॉर्मेशन देखें, आइसोटोप विद ओड एटॉमिक मैसेज आर कंपैरेटिवली अबंडेंट, ये इंफॉर्मेशन गलत है। मुझे सेकंड इंफॉर्मेशन से ही अपना आंसर मिल गया, आप थर्ड इंफॉर्मेशन भी देख लें। आइसोटोप विद इवन एटॉमिक मैसेज एंड इवन एटॉमिक नंबर कंपैरेटिवली अबंडेंट, ये बिल्कुल ठीक है। आइसोटोप विद इवन एटॉमिक मैसेज एंड ओड एटॉमिक मैसेज आर कंपैरेटिवली अबंडेंट, ये भी जो है वो तकरीबन आंसर ठीक है। तो आपका जो बेस्ट आंसर है आइसोटोप विद ओड एटॉमिक मैसेज आर कंपैरेटिवली अबंडेंट, तो आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसका बी आंसर होगा। सेकंड एमसीक्यू आंसर क्या होगा जी? बी होगा जी, ठीक है। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू की तरफ आते हैं, कहते हैं जी कि मैनी एलिमेंट है फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एटॉमिक मैसेज फ्रैक्शनल हैं। फ्रैक्शनल से क्या मतलब कि किसी जैसे हाइड्रोजन है 1.008 हम लिखते हैं AMU, ठीक है। नियोन को हमने पढ़ा था 20.18 AMU, तो फ्रैक्शनल है वो। कहते हैं जी रीज़न क्या है फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज होने की, तो बेटे इसके आंसर ज़रा देख लें। पहला ऑप्शन कहता है द मैस ऑफ एटम इज इटसेल्फ फ्रैक्शनल, नहीं, कभी भी किसी भी एटम का मैस फ्रैक्शनल नहीं होगा। अगर आप हाइड्रोजन की मैंने बात की थी, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं H11, H21, H31, इनमें से किसी का भी मैस फ्रैक्शनल नहीं है, ठीक है। आंसर पहले मैं बता देता हूं आपको। फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज था क्या, अगर आप एग्जाम्पल 1 भी देखेंगे ना बुक में, एग्जाम्पल 1 नियोन वाली, तो वो कहते हैं जी कि एक एटम के डिफरेंट आइसोटोप्स हो सकते हैं और हर आइसोटोप की अपनी अबंडेंस है। आप क्या करते हैं, आप मैस को मल्टीप्लाई करते हैं अबंडेंस से, प्लस सेकंड आइसोटोप मैस और उसकी अबंडेंस, प्लस थर्ड आइसोटोप मैस अबंडेंस, और डिवाइड आप कर देते थे 100 से। इस तरह जो आपके पास मैस आता था वो एवरेज एटॉमिक मैस कहलाता था। यहां पे बात हो रही है एवरेज एटॉमिक मैस की। एवरेज एटॉमिक मैस को आप फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस भी कहते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मैस फ्रैक्शनल होता ही इसलिए है क्योंकि वो जो मैस है वो उस एटम के तमाम आइसोटोप्स की एवरेज है, तो एवरेज फ्रैक्शनल हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी एटम का अपना मैस तो खैर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। पहली वाली आंसर आपके पास गलत हो गया। एटॉमिक मैसेज आर एवरेज मैसेज ऑफ आइसोबार्स, नहीं, गलत है। एटॉमिक मैसेज आर एवरेज मैसेज ऑफ आइसोटोप्स, ये बात किसी हद तक ठीक है। एटॉमिक मैसेज आर एवरेज मैसेज ऑफ आइसोटोप्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिलेटिव अबंडेंस, ये आपके पास बेस्ट आंसर होगा। तो थर्ड वाला जो आपके पास आंसर आ रहा है, एमसीक्यू आ रहा है, इसका आंसर आपके पास क्या होगा जी? डी आंसर होगा जी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी कि थर्ड एमसीक्यू, इसका आंसर आपके पास क्या है? डी है। मैं आंसर साथ साथ बुक पे इसलिए लिख रहा हूँ बोर्ड पे ताकि आप गलती ना करें। अब इस एमसीक्यू में एक वर्ड यूज हुआ आइसोबार, तो इट मीन्स के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आइसोबार और आइसोटोन वगैरह के बारे में बताते चले। देखिए बेटे 3 यहाँ पे डेफिनेशंस जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एक तो आइसोबार, दूसरे नंबर पे आइसोटोन्स, और तीसरी जो है वो डेफिनेशन मैं अभी बाद में लिखता हूँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसोबार क्या होता है? देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा आइसोटोप्स, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम था, एटॉमिक मैस डिफरेंट था। साथ रहिएगा, सोचिएगा जो मैं बता रहा हूँ। आइसोटोप सबसे पहले आपने पढ़ा था, एटॉमिक नंबर सेम था, एटॉमिक मैस डिफरेंट था। आइसोबार जो है वो आइसोटोप के ओपोजिट है। इसमें एटॉमिक मैस सेम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मैस बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक मैस क्या है? सेम है, और एटॉमिक नंबर क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। ये आइसोटोप के ऑपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, वो बाद में देख लेते हैं। इसी तरह आइसोटोन्स क्या हैं?
आइसोटोन बेटे कहते हैं जी कि एलिमेंट्स जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे वो एक दूसरे के आइसोटोन होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स या सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये एक दूसरे के आइसोटोन्स कहलाते हैं। बार मैंने इस तरह याद रखा कि बार मतलब वजन मतलब मैस, इसमें मैस सेम होगा। टोन न्यूट्रॉन से मैंने याद रखा इसे कि इसमें न्यूट्रॉन सेम होंगे, सिमिलैरिटी के लिहाज से मैंने याद रखा। मैंने कहा जी बार मतलब मैस मतलब वजन, तो जिनमें बार सेम होगा यानी कि मैस सेम होगा वो आइसोबार है, तो मैंने लिख दिया सेम एटॉमिक मैस। और टोन मैंने न्यूट्रॉन से याद रखा, तो मैंने कहा जी जिनमें न्यूट्रॉन सेम होंगे वो आइसोटोन्स होंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिखता हूँ, ज़रा आपने साथ साथ देखते रहिएगा। लेट्स से ऑप्शन ए है मेरे पास, मैं लिख देता हूँ जी कि कार्बन का आइसोटोप है 14 और 12। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, हमने पढ़े हुए हैं कौन कौन से। कार्बन 12 और 6 है, कार्बन 13 और 6 है, कार्बन 17 और 6 है। ये 3 कार्बन के आइसोटोप होते हैं। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नाइट्रोजन 14 और 7। ठीक है, इसी तरह ऑप्शन बी में यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाइड्रोजन 1 1 और हाइड्रोजन 2 1। थर्ड ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट से हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या है कि कार्बन की ही बात कर लेते हैं। कार्बन 14 6 और ऑक्सीजन लिख लेते हैं 16 और 8। और डी ऑप्शन हम यहाँ पे लिख लेते हैं नन ऑफ दिस, आसानी के लिए। अब बेटे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं कि इनमें से आइसोटोप्स कौन से हैं, तो फर्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि वो पेयर आपने बताना है जो कि एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। तो नीचे एटॉमिक नंबर लिखे होते हैं और ऊपर जो लिखा होता है वो एटॉमिक मैस लिखा होता है। तो आपने देखना है कि एटॉमिक नंबर किधर सेम है, एटॉमिक मैस डिफरेंट किधर है। अगर आप देखें तो ये दोनों हाइड्रोजन के क्या हैं, आइसोटोप हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर आपके पास क्या होगा, बी आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं तो दैट विल बी, आपने बताना है कि कौन सा पेयर है जो कि आइसोबार्स पे कंसिस्ट कर रहा है। आइसोबार क्या होते हैं, जिनके जो हैं वो एटॉमिक मैसेज सेम होते हैं। सॉरी ये 14 है। एटॉमिक मैसेज सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो अगर आप ए वाला पेयर देखें तो इनके एटॉमिक मैस सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब कार्बन का 14 वाला आइसोटोप और नाइट्रोजन का 14 वाला आइसोटोप ये एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। तो मैं ऑप्शन में ए लिख रहा हूं बेटे। तीसरा अगर मैं आपसे ऑप्शन पूछूं कि आइसोटोन्स के बारे में आपने बताना है कि आइसोटोन्स कौन से हैं, इनमें से कौन सा पेयर आइसोटोन्स पे कंसिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली C1 इज द आइसोटोन। कैसे, अगर मैं कार्बन का न्यूक्लियस यहाँ पे लिखूं तो कार्बन का न्यूक्लियस देखें, एटॉमिक नंबर 6, इसका मतलब 6 प्रोटॉन और एटॉमिक मैस 14 है। तो न्यूट्रॉन इतने हों इसके अंदर कि 6 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल आना चाहिए 14 के। तो अगर 8 न्यूट्रॉन हो तो 6 + 8 = 14। ये आपके पास कार्बन मैंने 14 6 का बना दिया न्यूक्लियस। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है वो 16 8 के MCQ मैं यहाँ पे न्यूक्लियस लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं, 8 प्रोटॉन है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतने रखने हैं कि मैं ऐड करूँ तो 16 आंसर आए, तो 8 ही न्यूट्रॉन। तो अगर आप देखें तो कार्बन के और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे तो ये एक दूसरे के आइसोबार्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी। तीसरे MCQ में आपके पास आइसोबार आइसोटोन वर्ड यूज हुआ था, तो मैंने कहा चले इनको भी डिस्कस करते जाएं साथ साथ। नेक्स्ट मैं ये रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से जी, और MCQs के आंसर मैं इस तरफ लिखता जाऊँगा। नेक्स्ट वन देखेंगे जी इधर MCQ।
MCQ नंबर 4, द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। अब देखें बेटे, आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मैस बताना है। ऑप्शन उन्होंने आपको बता दी 1.008 mg। नहीं बेटे, ये तो जो है वो एटॉमिक मैस को मिलीग्राम्स में शो किया हुआ है, 0.55 mg। ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसको हम सॉल्व करके आंसर देखेंगे अपना, ठीक है। तो MCQ नंबर 4 है। सबसे पहले तो आपको मैस पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। फिर आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। हमें पता है कि 1 मोल का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। आपने क्या करना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मैस बताना है। तो मैस के लिए फिर आप क्या करेंगे, आप 1 मोल को यानी कि 6.02 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ जी, 1 इलेक्ट्रॉन के मैस के साथ। 1 इलेक्ट्रॉन के मैस को 1 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मैस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। आप इसे बेटे सोल्व कीजिए। 6.02 और जो नॉन 10 नंबर हैं पहले उनको मल्टीप्लाई कर लें इंटू 9.1, और जो 10 वाले नंबर हैं आप उन्हें अलग से सोल्व करें, 23 और -31 किलोग्राम। आप इसे सोल्व कीजिए, आपके पास आंसर आएगा 54.9 समथिंग में आंसर होगा शायद, इंटू 10⁻। इसे आप सोल्व करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आंसर आएगा -8 किलोग्राम में। अब किलो मुझे पता है 10⁻³ है, तो अगर मैं इसे सोल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं, मैं इसे 55 कह देता हूं, इंटू 10⁻³ किलो जो है वो 10⁻³ होता है। तो सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास -5 ग्राम आ जाएगा। मैंने किलो को अगर 10⁻³ लिखूंगा तो वो 3 इस -8 से कैंसिल होगा तो -5 बच गया। अब उसके बाद मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 55 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ ग्राम। इस -3 को मैं मिली बना रहा हूँ जी, तो मैं लिख रहा हूँ जी 55 इंटू 10⁻² मिलीग्राम। और ये जो -2 है, अगर इसे भी ख़त्म करना चाहूँ तो पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आएगा -1, यहाँ से यहाँ पे आएगा तो ये 10⁻² ख़त्म। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.55 ख़त्म हो गया जी ये, और साथ में मिलीग्राम। तो इसका मतलब ये आपके पास आंसर होगा 4th वन का। तो इसका मतलब 4 वाले का आंसर आपके पास क्या बनेगा जी, MCQ का बी आंसर होगा। बी ऑप्शन जो है वो 4th MCQ का आंसर होगा। ठीक है बेटे, यहाँ तक देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो साथ साथ पूछते जाएं। अब मैं MCQ नंबर 5 यहाँ से लिखता जाऊँगा, आप ज़रा देखते जाइएगा साथ साथ कि किस तरह इनके बाकी के भी आंसर्स आएंगे। आपने सिर्फ आंसर टिक नहीं करना, आपने रीज़न फॉर द आंसर भी देखना साथ साथ। MCQ नंबर 4 भी हो गया। MCQ नंबर 5 है, 27 ग्राम एल्यूमिनियम विल रिएक्ट कम्प्लीटली विद हाउ मच मैस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस Al2O3। तो MCQ नंबर 5 है बेटे। 4 का आंसर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। 4 का आंसर आपके पास बी था। अब 5 की तरफ आ रहे हैं। 5 का आंसर क्या होगा, मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखता जाऊँगा साथ साथ। तो वो कहते हैं जी कि Al2O3 है। आपने बताना है कि अगर 27 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करे तो ऑक्सीजन के कितने ग्राम होने चाहिए। ठीक है, तो 2 इसमें एटम मौजूद हैं, एक तरफ एल्यूमिनियम है और एक तरफ ऑक्सीजन है। एक एल्यूमिनियम का मैस होता है 27, एक एल्यूमिनियम का मैस होता है 27 और एक ऑक्सीजन का मैस होता है जी 16। इस कंपाउंड को अगर देखूं तो 2 एल्यूमिनियम है, 27 इंटू 2 54। ऑक्सीजन कितने हैं जी 3 है, तो 16 3 द 48। इस लिखे हुए कंपाउंड में एल्यूमिनियम का मैस कितना था 54,
क्यों? एक एल्यूमिनियम 27 है, अगर 2 है तो मैंने 54 लिख दिया। रेशो ऑक्सीजन एक 16 होता है, 3 है तो 48। क्वेश्चन में उन्होंने कहा जी कि 27 ग्राम अगर एल्यूमिनियम हो तो ऑक्सीजन कितना होगा। तो मैं इसे 27 बनाऊंगा कैसे, मुझे पता चल रहा है मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 27 बन जाएगा। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम, और अगर इससे भी फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा जी 24। तो इसका मतलब 24 आपके पास बेस्ट आंसर होगा। तो अगर आप अपने आंसर्स में देखें तो 24 आ रहा है जी हाँ, तो 5 का डी ऑप्शन होगी जी। तो मैं यहाँ पे डी ऑप्शन लिख रहा हूँ जी 5 के लिए। उसके बाद MCQ नंबर 6 पे आए, कहते हैं जी कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब बात हो रही है जी कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन रेशो O2 भी लिख सकते हैं क्योंकि CO2 है, ठीक है, या खाली O लिखना चाहें आप वो भी लिख सकते हैं, कार्बन रेशो ऑक्सीजन। इसको अगर आप देखें, अगर कार्बन 12 है तो ऑक्सीजन कितना होता है जी। इस कंपाउंड में अगर कार्बन 12 है तो 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 16, तो ऑक्सीजन 32 हो जाएगा। ये कंपाउंड ये बता रहा है मुझे रेशो। कहता है जी कि आपने बताना है कार्बन की वो अमाउंट जिसमें ऑक्सीजन कितना होगा, 8 ग्राम होगा। तो ऑक्सीजन कितना है 8, कार्बन की आपने वो अमाउंट बतानी जिसमें ऑक्सीजन 8 है, तो जो अमाउंट बतानी उसको x कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बेटे, आपके पास आंसर आ जाएगा x इंटू 32, ये आपके पास इक्वल होगा 12 इंटू 8। 32 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो x इक्वल टू 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 32। आप इजीली इसका आंसर लेके आ सकते हैं, ठीक है। 4 और 4 1 दा 4, और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो मेरा ख्याल 0.25 इसका जो है वो आंसर होगा जी बेटे। इसका आंसर 0.25 होगा जी। फ्रैक्शन में इसका आंसर लिखा हुआ है, पहले आप इसका आंसर देख लें, बाद में इसको साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। MCQ नंबर 6 है, इसका आंसर बेटे 0.25 आंसर है इसका। तो 6 0.25 यानी कि A इसका आंसर होगा जी। आगे चलते हैं जी MCQ नंबर 7 पे। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। अब ज़रा बुक पे देखिएगा, आपको 4 ऑप्शंस दे दी गई हैं और उन्होंने आपसे कहा कि आपने बताना है कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। तो आपने करना क्या है, आपने इन तमाम ये जो ऑप्शंस लिखी हैं इनके नंबर ऑफ मोल मालूम करें। जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल के लिए मैं बेटे सॉल्व कर रहा हूँ, ज़रा साथ साथ देखते जाइएगा। सबसे पहली ऑप्शन है 3.6 ग्राम H2O, 3.6 ग्राम वाटर। तो नंबर ऑफ मोल अगर लिखना चाहूँ तो मैस बाय मोलर मैस, तो गिवन मैस 3.6 है और मोलर मैस वाटर का कितना होता है जी 18। तो इसका आंसर मेरा ख्याल है कि 0.2 आएगा। अगर आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन में 4.8 ग्राम C2H5OH है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 4.8 ग्राम C2H5OH, ये गिवन मैस है। अगर मैं इसका मोलर मैस देखूं तो इसका मोलर मैस बेटे 48 होता है जी। तो नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं तो गिवन मैस 4.8 डिवाइडेड बाय 48, तो इसका आंसर आपके पास 0.1 आ रहा है। अभी तक 2 आपने नंबर ऑफ मोल मालूम किए, एक वाटर के लिए और एक इथाइल अल्कोहल के लिए। तीसरी ऑप्शन अगर आप देखें तो तीसरी ऑप्शन में वो कहता है जी 2.8 ग्राम ऑफ CO। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी कि 2.8 ग्राम ऑफ CO। अगर आप इसका मोलर मैस देखेंगे तो इसका मोलर मैस बन जाएगा जी कितना 28। तो नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस यानी कि 2.8 डिवाइडेड बाय मोलर मैस यानी कि 28। तो इसका आंसर भी 0.1। और जो फोर्थ ऑप्शन है उसके नंबर ऑफ मोल आपने खुद से मालूम करने हैं, उसके नंबर ऑफ मोल मेरा ख्याल 0.05 आंसर आएगा। तो आपने देखना है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल जिसमें आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी उसी में ज़्यादा होंगे। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल वाटर के केस में आ रहे हैं, तो इसका मतलब 7 वाले का आंसर जो होगा
वो आपके पास ए ऑप्शन होगी जी। 7 वाले का आंसर ए ऑप्शन होगी। अब 8 वाले पे आते हैं जी। द मोल्स 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन, इसका आंसर आप स्टेटमेंट से देख के लिखेंगे जी। 1 मोल ऑफ SO2, इसमें कंटेन कितने पार्टिकल होते हैं? सबसे पहले उन्होंने कहा जी 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप एक मालिक्यूल देखेंगे तो एक मालिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 1 मोल SO2 में 2 मोल ऑक्सीजन एटम होने चाहिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे 1 मोल कहा, तो लिहाजा ये ऑप्शन गलत होगी। बी देखेंगे जी 18.1 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ SO2, ये तो बिल्कुल ही गलत है, कोई सेंस नहीं बनती कि 1 मोल में तो 6.02 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल होने चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सी ऑप्शन देखेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर, ये बात समझ आती है क्योंकि मॉलिक्यूल है जी SO2, एक SO2 में 1 सल्फर, तो 1 मोल SO2 में 1 मोल सल्फर और 1 मोल सल्फर में कितने 6.02 इंटू 10⁻23 सल्फर एटम हो जाएंगे। ये बेस्ट आंसर है आपके पास। तो आप 8 वाले का आंसर लिखेंगे बेटे सी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MCQ नंबर 8 और इसका आंसर आपके पास क्या होगा? सी होगा। उसके बाद नंबर 9 देखेंगे MCQ। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम नाइट्रोजन एट STP। अब ये भी, इसका भी सोल्यूशन हमने लिखना है, तो ज़रा साथ साथ देखते जाइएगा बेटे। नाइट्रोजन की बात हो रही है, नाइट्रोजन के ग्राम बता दिए और वॉल्यूम पूछा, तो इसका मतलब रिलेशन आप बनाएंगे यहाँ पे, ग्राम यानी कि मैस और वॉल्यूम के दरमियान आप यहाँ पे रिलेशन लिखेंगे। बात हो रही है जी नाइट्रोजन N2 की, जिसका मैस होता है जी 28। 1 मोल के लिए अगर मैं लिखूँ तो 28 ग्राम होंगे, और 28 ग्राम अगर होंगे तो वॉल्यूम कितना होगा? 22.414। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करें, आप पहले रेशो बनाएं 1 मोल के लिए। मैंने लिखा जी 1 मोल के लिए N2 के जो मैस होगा 28 ग्राम और 1 मोल का वॉल्यूम 22.414। उसने आपसे क्या पूछा? उसने कहा जी 1.4 ग्राम में आपने बताना है कि वॉल्यूम कितना होगा, तो जो मालूम करना उसे x कह दें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा जी x इंटू 28 इक्वल हो जाएगा जी 1.4 इंटू 22.414। आप इसे सोल्व कीजिए तो x इक्वल टू 1.4 इंटू 22.414 डिवाइडेड बाई 28, आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 11.2 dm³। तो बेटे इसका अगर आप ऑप्शंस में आंसर देखेंगे तो ऑप्शन में इसका आंसर बन रहा है जी सी। तो मैं यहाँ पे 9 वाले की ऑप्शन लिखूंगा जी, सी ऑप्शन है जी 9 वाले की। उसके बाद MCQ नंबर 10 देखिएगा। अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन, ये स्टेटमेंट से रिलेटेड है, आप इसका आंसर यहाँ से ही देख सकते हैं। अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन विच इज टेकन इन लेजर क्वांटिटी इन ग्राम्स एज कम्पेयर टू द अदर रिएक्टेंट। गलत है, आप ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में लेंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, नहीं, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिहाज से कम अमाउंट में होता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखें बी वाला, इज टेकन इन लेजर क्वांटिटी इन वॉल्यूम, ऐसा गलत आंसर है जी ये भी। गिव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज रिक्वायर्ड, नहीं, लिमिटिंग रिएक्टेंट तो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है। एंड गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन, बिल्कुल ठीक है जी। 10वें का आंसर आपके पास डी होगा। तो मैं MCQ नंबर 10 जो है इसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ जी डी। तो ये बेटे आपके पास MCQs थे, यहाँ तक हमने सॉल्व किया इसे, ठीक है। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम रह जानी चाहिए। अब MCQ नंबर 6 था जिसे मैंने कंप्लीटली सॉल्व नहीं किया। मैं 6 को आंसर जो था बेटे वो बताने जा रहा हूँ, ज़रा उसे देख लीजिएगा। ऑप्शन क्या है जी, जरा इसको स्टेटमेंट के गौर से देखिएगा। वो कहता है जी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान बात हो रही है। मैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लिख रहा हूँ जी यहाँ पे। कहता है जी कि अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो उसमें ऑक्सीजन कितनी है? 32 ग्राम। आपने बताना है कितने मोल में ऑक्सीजन 8 ग्राम होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें और आप अपना आंसर ले सकते हैं। x इंटू
32 इक्वल हो जाएगा जी 8 के। 32 इधर आके डिवाइड होगा तो x इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 32, आपके पास आंसर आएगा 0.25, जो कि मैं ऑलरेडी इसका आंसर यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ। तो ये बेटे MCQs थे और इनके जो आंसर्स थे वो क्यों थे वो मैंने साथ साथ सारा लिखा है यहाँ पे। आपने जो है वो इसको अच्छे तरीके से देखना है और MCQs के साथ साथ आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सेल्फ अटेम्प्ट के लिए, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8, ये बेटे आपका होमवर्क होगा, ये आपने खुद से करना भी है साथ से, ठीक है। तो आज का काम हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जो जितना भी हमने काम जो MCQs किए विद रीजन सॉल्व किए, आपने अपनी हैबिट बनानी है कि MCQ का ऑप्शन नहीं आप याद रखें, आप रीज़न देखें कि MCQ इस तरह क्यों है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते रहें। तो बेटा जो काम मैंने करवा दिया इसे अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, डेली का काम डेली कीजिए, आपके लिए आसानी होगी। रोज़े रखें, नमाज़ पढ़ें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, दुनिया के लिए दुआ करें। ये जो वबा दुनिया पे फैली हुई है, अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से जो है वो सेफ़ एंड साउंड हम इस आजमाइश में से पूरा गुजारें। तो बेटे आपसे इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।